गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप देख रहे हैं लैंड भारत और मैं हूँ इंडिया के न्याय के मंदिर बोले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरी जनता के मन में ये प्रश्न होता है कि जो केसेस पेंडिंग होते हैं वो क्यों पेंडिंग होते हैं, और बहुत सारे तमाम हमारे मन में आक्रोश भी भरा होता है कि इतने लेट से फैसले हो रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राहुल त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, जो हमको डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये लेट प्रोसीजर हो क्यों जाता है, और जो जनता जानती है वो आधा सच ही जानती है, पूरा सच हम राहुल त्रिवेदी जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सर हमको बताइए कि जो केसेस हैं वो काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं और अभी सारा देश इंतज़ार करता है। जैसे निर्भया केस ले लीजिए, 10 साल लगे उसमें, और भी अंकिता केस है। हमको पता तो होता है कि इसने क्राइम किया है, फिर भी वो जो प्रोसीजर है, क्योंकि क्राइम करने वाला तो टाइम लेता नहीं है, वो तो कर दिया, लेकिन जब पुलिस सब जान रही, सब सच जान रहे हैं, उसके बाद भी जब कोर्ट इतना मजबूर क्यों हो जाता है कि उसमें फैसले आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इसका आंसर एक लीगल मैगज़िम से शुरू होता है, जिस मैगज़िम का नाम है जस्टिस डिले इज़ द जस्टिस डिनाइड। ये न्याय का मंदिर है और कानून की नज़रों में जितनी भी कोर्ट्स हैं सब बराबर हैं। ये नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर ये है, इसका फैसला लास्ट है। जी। कोर्ट कोई भी केस होता है हमेशा नीचे से ही शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो ये बात सच है कि आज की तारीख में इंडिया में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन इस बात को जनता को भी समझना चाहिए कि वो बेसिक क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कोई केस अपने अंजाम तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता है, बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है पैसेंजर की रफ्तार से। इसके लिए कई फैक्टर्स ज़िम्मेदार हैं। एक तो ये फैक्टर है कि कोर्ट में जो सीपीसी और सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है, वही अपने आप में इतना लेंदी है कि अगर किसी केस में मान लीजिए 4 से 5 विटनेस हैं, तो उन पाँचों विटनेस को बारी-बारी से कोर्ट एग्ज़ामिन करती है, उनके स्टेटमेंट ठीक मतलब तरीके से रिकॉर्ड करती है। कोई विटनेस किसी के मतलब किसी डेट में आया, किसी ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी कि उसके घर में शादी है, कि क्या है, तो करते-करते कोर्ट का अल्टीमेट मोटिव यही रहता है कि गलती से भी देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस। तो न्याय भले 4 दिन बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, लेकिन न्याय ऐसा पक्का होना चाहिए कि अगर कोई दोषी है, तो उसको सज़ा मिल कर ही रहे और एप्रोप्रिएट सज़ा मिले। और अगर कोई फँसाया गया है, तो कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करे और पर्दे के पीछे जो भी सच है, वो सामने आए। तो ये तरीका इतना आसान नहीं होता है, इसमें एक सर्टेन टाइम लगता है। एक मान के चलिए एक सर्टेन चैनल के थ्रू, एक सर्टेन टनल के थ्रू पूरे केस को होकर गुजरना होता है। दूसरी चीज़, एक हम छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक 138 का केस है। 138 यानी चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। किसी किसी क्लाइंट का 10 लाख का चेक है जो बाउंस हो गया। शुरू के उसने 1 डेढ़ महीने तो उससे बात किया कि भाई हमको हमारा पैसा दे दो, पैसा दे दो। जब नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया। अब कोर्ट ने सम्मन वगैरह भेजे, तो जब जब एक्यूज़ कोर्ट में आया तो उसने एडमिट किया कि भाई मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन हमारे पास कुछ रीज़न्स थे, जैसे कि कोरोना आ गया, उसका बिज़नेस का लॉस हो गया, कुछ हो गया। तो कोर्ट भी ये कहती है कि ठीक है, हम इतनी जल्दी आपको जेल नहीं भेजेंगे, ऑल्दो द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, लेकिन आपको जेल नहीं भेजेंगे, आपको हम टाइम दे रहे हैं कि आप इनका पैसा टाइम से रिटर्न कर दीजिए कमा-कमा के। तो कोर्ट सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स बाँध देती है, वो पैसा उसके पास वापस आने भी लगता है। लेकिन अगर एक थर्ड पर्सन इसको दूर से वॉच करे, तो वेबसाइट में कोर्ट की तो यही दिखाई देगा कि ये केस पिछले 1 डेढ़ साल से पेंडिंग है। तो दुनिया की नज़रों में अगर दुनिया अपनी दूरबीन से देखती है, तो दुनिया को लगता है कि ये केस पेंडिंग है। एक्चुअल उस केस में कुछ न कुछ काम चल रहा है। आज के तारीख में कोर्ट खुद बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गई हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी अभी कुछ दिन पहले रात के 9 बजे तक कोर्ट में बैठे रहे। उनका एक पैशन था, अब वो नए सीजीआई भी होने जा रहे हैं हम पूरे इंडिया के, तो उनका ये पैशन था कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ल हो। और जजेस में अब गट्स बहुत हैं जजेस, लेकिन पेशेंटली सुनते, बिकॉज दिस इज द लास्ट कोर्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज द लास्ट कोर्ट। लोअर कोर्ट में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि तमाम एडवोकेट्स अगर मान लीजिए स्ट्राइक पे चले गए किसी बात पे, और अपने इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो पूरा साल जो पूरा ईयर होता है
उसमें इतनी छुट्टियां होती हैं कि पूरा साल एक्चुअल वर्किंग डेज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, पूरा साल पिचक के जरा सा रह जाता है, तो उसी में सब कुछ होना है। अब जजेस अपना माइंड भी मेकअप करते हैं। देखिए, केस की किसी भी दिन की शुरुआत होती है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो 10 बजे जितने भी जजेस होते हैं, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो द ह्यूमन बीइंग्स, तो वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक होते हैं। जैसे-जैसे आवर्स आगे बढ़ते रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल कम होता जाता है। जैसे मोबाइल की हम लोग की बैटरी कम होती जाती है, उनका एनर्जी लेवल कम होता है। तो 4 बजे तक आते-आते चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट केस हो, फिर वो कहते हैं कि अब हम सुनते-सुनते थक गए, बिकॉज़ वो कंटीन्यूअसली अपना माइंड अप्लाई करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब इसमें हम कोई तारीख दे देते हैं, ताकि आगे दैट इज़ अ मैटर व्हिच इज़ अ पार्ट हर्ड। तो दोनों पार्टी सेटिस्फाई होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो ऑर्डर पास करते हैं वो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एडवर्स ऑर्डर हो कि इफेक्टिव ऑर्डर हो, लेकिन इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज़ गोइंग ऑन। बट ये बोला जाता है जैसे कि आईपीसी 1862 से लगा हुआ है, यस, सीआरपीसी 1973 से है, यस, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड कर सकते हैं। वो तो प्रोसीजर जानते हैं कि वो अपर हाउस में जाएगा, लोअर हाउस में जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, यस, तो फिर अगर कोई खामी है तो वो चेंज हो सकता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यस। आईपीसी में अगर ऐसा ज़रूरत होता है तो इसका क्या प्रोसीजर है, ये आप बताइए। जैसे आईपीसी में कोई क्रिमिनल के लिए जो पनिशमेंट है वो कम है या उसको ज़्यादा करना है, या फिर कि जो उस समय लिखा हुआ है वही चलेगा, या फिर कोई अमेंडमेंट भी हो सकता है जैसे किसी ने, क्योंकि ये जो 1862 में बने थे उस समय इस तरह के क्राइम नहीं होते थे इतने डेंजरस, आप देख जी, रहे होंगे, और वो उसी समय से बना हुआ है। हुँ। बट अब ज़रूरत हो गया इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की, तो क्या इसमें पॉसिबल है आईपीसी में कुछ अमेंडमेंट, कि उसका जो क्राइम का लेवल है तो उसमें पनिशमेंट का लेवल भी बढ़ाया जाए, क्योंकि क्राइम के लेवल आप बढ़ चुके हैं, देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ क्राइम भी बढ़ गया, डिजिटली हो गया, और जबकि आईपीसी बना था वो 1862 से बना था। हुँ, तो हुँ। आप इसके बारे में बताइए कि कैसे आईपीसी में हम अमेंडमेंट करते हैं या फिर किया जाता है। यस, एक्चुअली आईपीसी इज़ अ सब्सटेंशियल लॉ, और लेकिन जो भी क्राइम होता है जब उसका ट्रायल चलता है, तो ट्रायल चलता है प्रोसीजर लॉ से, जो होता है सीआरपीसी से मतलब गवर्न। तो सीआरपीसी में प्रोसेस इतना इतना लेंदी है, एक्चुअल इतना लेंदी है कि वो एक्चुअल शॉर्टकट किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्टेन डेट्स तक तो टाइम देती है कोर्ट प्रोसिक्यूशन को सुनने में, ताकि वो अपना केस सामने रखे। फिर डिफेंस को टाइम दिया जाता है कि वो अपना केस सामने रखे। फिर जजेस अपना माइंड मेकअप करते हैं। हालाँकि आईपीसी वगैरह में अमेंडमेंट से उतना विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी सीआरपीसी से की हेल्प से इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, और तमाम ऐसे ट्रायल हैं जो बहुत ही जल्दी निपटाए जाते हैं। जैसे डिफरेंट कोर्ट्स एक कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे एनडीपीएस। अगर चरस गांजा पकड़ा गया है, तो उसके लिए ये नहीं कि नॉर्मल कोर्ट्स में जा रहा है, एनडीपीएस की अपनी कोर्ट होएगी, पॉक्सो की अपनी कोर्ट होएगी। इसी तरह आर्बिट्रेशन के मैटर्स आउट ऑफ कोर्ट्स मतलब जो है सेटल हो जाते हैं। तो कुल मिला के एंडिवर ये किया जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है कि पेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो। इसके साथ साथ लगातार जजेस ये भी सारे लॉयर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मिनिमम एजॉर्नमेंट लीजिए, भले किसी जूनियर को भेजिए, केस को समराइज कर दीजिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आईपीसी में चेंज हो के सजा को बढ़ाया घटाया जाए, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस है। सजा चाहे 3 साल की कर दीजिए, चाहे आप 10 साल की कर दीजिए, उसी प्रोसेस से तो होता हुआ गुजरेगा। बट ये क्या पॉसिबल है कि उसमें अमेंडमेंट किया जा सके, जैसे कि उसमें 23 चैप्टर्स है आईपीसी में, 511 सेक्शन है, तो वो तो सेक्शन पहले ही बने थे। अब क्या उसमें कुछ ऐड होता है सेक्शन नए, क्योंकि क्राइम के जो टाइप्स वो बढ़ चुके हैं, तो वो तो डिफाइन कर रखा है कि इस टाइप का क्राइम होगा तो ये सेक्शन लगेगा। बट अब क्राइम्स का जो एरिया है वो ब्रॉड हो चुका है, तो उसमें कुछ सेक्शन ऐड हो सकते हैं, या फिर उसी के अकॉर्डिंग ही जो पनिशमेंट है वो मिल रहा है 511 सेक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, सेक्शन 511 तक जो आईपीसी है, वो इतनी बढ़िया तरीके से क्राफ्ट की गई है, इतना बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऑलमोस्ट इट हैज़ कवर्ड एवरी सॉर्ट ऑफ ऑफेंस। लेकिन अब एक हम इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, आजकल ये चला है कि तमाम ऐसे ऐसे वैगाबॉन्ड्स होते हैं जो अपनी लवर्स के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर एसिड अटैक करते हैं उनके चेहरे पे। वो आईपीसी में कहीं भी क्राइम नहीं था। पहले तो ये ग्रीवियस हर्ट से गवर्न होता था, लेकिन अब इसका स्पेशल सेक्शन उसमें जोड़ दिया गया है। तो जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे-जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी आगे बढ़ रही है, तो पार्लियामेंट भी इस पे पूरी तरीके से वॉच रखे हुए है कि कहीं न कहीं हम आईपीसी में समय-समय से चेंजेस लाएँ। तो चेंजेस समय-समय से आते रहते हैं, लेकिन वो ट्रायल गवर्न होएगा सीआरपीसी से ही।
पूरी पूरी तरीके से। फिर भी कोर्ट्स अपनी तरफ से से पूरी कोशिश करती है कि कोई भी क्रिमिनल बच के जाने ना पाए। इंडिया में अगर आपने क्राइम किया है और ये सिद्ध हो गया कि आपने ही क्राइम किया है, तो आप बच के नहीं जा सकते हैं। अब एक हम इसका इसका रिवर्स एग्जाम्पल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नागपुर के हाई कोर्ट ने लगभग 20-21 लोगों को एक एक मतलब क्रिमिनल ऑफेंस में एक्विटल कर दिया। उसका रीज़न ये है, नागपुर के हाई कोर्ट ने ये फाइंड किया क्रिमिनल अपील में कि विटनेसेस का जो ट्रायल में है वो पूरी तरीके से पैरट वर्जन है। मतलब कि सारे विटनेसें एक सी बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके ही अपनी सारी बातें बताई हैं। तो जो एक्चुअल ये स्टोरी हो नहीं सकती है। अगर 16 आई विटनेस हैं तो 16 आई विटनेस एक ही जगह नहीं होंगे, सब लोग अलग अलग जगह होंगे। लेकिन उन सब ने जॉइंट स्टोरी रखी तो कोर्ट को भी लगा कि जबरदस्ती इनको फंसाया गया है। तो उस केस में नागपुर का लीडिंग केस था वो क्रिमिनल का, उसमें पूरा सबको एक्विटल हो गया। अब ये एक्विटल क्यों हुआ? अगर कोर्ट सेक्शन को लेके सेंटिमेंटल हो जाए कि अगर 302 लगा है, मर्डर का केस लगा है, तो मुझे फांसी भी चढ़ाना ही चढ़ाना है, ये गलती कोर्ट कभी नहीं करती है। और सुप्रीम कोर्ट हमारा ऐसी कोर्ट है, स्पेशल मैं इनका इतने रिस्पेक्ट करता हूँ कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट में जितने बड़े बड़े सेक्शंस आते हैं आईपीसी के, जैसे मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, पॉक्सो है, कोर्ट उतना ही गहराई और गंभीरता से इसको सुनता है कि कहीं गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि किसी पे आप आप कोई भी ऑफेंस लगा सकते हैं, लेकिन जब आप प्रूफ करने पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। अगर कॉन्क्रीट, अगर कोई क्लिंचिंग एविडेंस होगा तभी उसका मतलब कन्विक्शन तय है, अदरवाइज उसका मतलब जो है इन द मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट वो जो है छूट जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। और आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कोई डर नहीं है आईपीसी का, अब कोई डर नहीं रहा। देख रहे होंगे कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कभी झारखंड में जैसे अंकिता को जला दिया गया, निर्भया को जलाया गया था, तो फिर ये डर कैसे आएगा? मतलब क्या किया जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, सारा उसके बाद भी क्राइम हो रहा है, एसिड अटैक पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसका तो गवर्नमेंट तो इतना कर नहीं पाती, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि वो कैसे कंट्रोल करे। और इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप कि कैसे लोगों के मन में एक डर हो सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपने क्राइम किया तो फास्टली आपको सज़ा मिलेगी? क्योंकि हम नॉर्मल जो पर्सन्स है वो जानते हैं कि इसमें तो आप छूट के भी आ जाएंगे। ज़्यादातर ये धारणा रहती है कि क्राइम कर दो, फिर ट्रायल पे ट्रायल होंगे, अगर एविडेंस मिलता है तो ही आप उसमें कन्विक्ट पाए जाएंगे, नहीं तो फिर छूट जाएंगे। तो ये डर कैसे वापस आ पाएगा लोगों के मन में? सुप्रीम कोर्ट का जो एक डर होना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स का डर होता है बच्चों के मन में कि अगर हमने कुछ गलत किया तो पेरेंट्स हमारे पनिशमेंट देंगे, टीचर्स का डर होता है, तो पूरे देश को गवर्न करने वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका डर अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कम हो रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके जजमेंट सब पे बाइंडिंग हैं, लेकिन समाज में जितने और भी तमाम एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको, चूँकि मैंने क्रिमिनोलॉजी बहुत गहराई से पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर मैं आपको बेटर तरीके से दे पाऊँगा। मान लीजिए किसी का किसी आदमी के साथ पैसे से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है कि किसी सामने वाले आदमी, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर है, बिल्डर ने कि अपने जो फ्लैट्स बना के बेचे हैं अपने अलॉटीज़ के साथ टोटल बेईमानी कर दी। तो वो अलॉटीज़ बेचारे ग्रुप बना के पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस से बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब फ्रॉड के केस में, 402 के केस में, 406 के केस में, 468 के केस में आप इसको पकड़िए, एफआईआर दर्ज करिए। लेकिन पुलिस की चूँकि बेसिक आदत ये होती है कि उसके इलाके में क्राइम ना बढ़े ऑन पेपर, तो पुलिस टाल-मटोल करती है। अब यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। एक आम जनता को लगता है कि पुलिस हमारी हेल्प करेगी, लेकिन जब पुलिस एक्चुअल हेल्प नहीं करती है और आदमी की जीवन भर की कमाई एक जगह जाके फँस जाती है, आदमी के पता 2-2 3-3 करोड़ रुपए फँस गए जो उसने अपने जो भी अपने फंड से लिए या तमाम बोरो किया कि भाई हम इस यहाँ पर मकान ले लेंगे। जब वो बिल्कुल उसको डूबता हुआ दिखाई देता है, तो कभी-कभी आदमी इत अपना आपा खो देता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि कोर्ट का डर क्या होगा, वो सीधा अपना वेपन उठा के, जो खुद वो क्रिमिनल नहीं होता है, देयर आर नो बॉर्न क्रिमिनल्स, परिस्थितियाँ ही ऐसे बना देती हैं, वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के या तो उसके घर में अटैक करेगा या उसको धमकी देगा, या अगर ज़्यादा इफ़ ही हैड गॉन बरसर्क तो वो जाके हो सकता है उसका मर्डर भी कर दे। अब मर्डर हुआ, पब्लिक की नज़रों में ये हुआ कि इस आदमी ने इस बिल्डर का मर्डर कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे की भी तो कहानी देखनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई जी, आपने कि पर्दे के पीछे की पर्दे कहानी के पीछे हम की नहीं भी जानते। देखनी चाहिए।
अब जैसे कुछ गैंग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे राजस्थान का घुमंतू गैंग, बावरिया गैंग, ये सब इतने बड़े-बड़े क्रिमिनल्स हैं कि ये सिर्फ क्राइम करके ही ये एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। तो इन पे तो लगाम लगानी चाहिए और गवर्नमेंट अपना काम भी करती है। जैसे एसटीएफ बना है और भी तमाम ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको और भी बोलूँगा, जो आज का 2022 का सिनेरियो है, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए हिंदूज़, मुस्लिम्स, तमाम ऑल भी रिलिजन्स को आपस में कहीं न कहीं डिफ़रेंस करा रखा है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि शिवलिंग फव्वारे पे इतनी बहस चल रही थी। एक्चुअल ये सब इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें क्या है कि हेट्रेड भावना होती है। तो अगर इसमें अक्सर राइट्स भी हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी क्राइम अपने आप में होता है। सेकंड चीज़ ये है कि चूँकि बहुत से लोगों की मतलब शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, गर्ल्स के तमाम ऐसे गर्ल्स अगर रात को सही कपड़े पहन के नहीं निकल रही या शराबियों के इलाकों से अगर गर्ल्स होके निकल रही हैं, जो आदमी शराब पिए वो अक्सर अटैक कर सकता है कि भाई रेप कर दे, कुछ कर दे, वो अपने आपे में नहीं है। तो इससे तो क्राइम कब पैदा हो जाए ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब क्राइम पैदा होता है और पुलिस उसको एक कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पकड़ती है, वहाँ से एक्चुअल रोल कोर्ट का शुरू होता है। तो कोर्ट अपनी तरफ से, मैं एट द एंड ये आपसे कहूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अगर कोई आदमी फँसाया गया है, फँसाया नहीं मतलब किसी पे केस हुआ है, तो कोर्ट खुद ही उस पे इन्वेस्टिगेशन पैरेलली करती है कि इसको सही न्याय मिलना चाहिए। गलत काम किया है तो सज़ा मिल के रहेगी, नहीं गलत किया है तो कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको छोड़ दे। क्योंकि निर्दोष को, और डबल जियोपार्डी के भी का भी प्रिंसिपल है कि किसी एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो इतना ज़्यादा पेपर वर्क है, इतना सब कुछ है कि कोर्ट पेपर पढ़ते-पढ़ते भाई एक जज के सामने आप जो समझिए हज़ारों पेज की पिटीशंस रोज़ आती हैं। मतलब एक पिटीशन भी अगर मान लीजिए 100 पेज की है, ऐसे कितनी पिटीशंस हो रही थी, वो भी तो बेचारा इंसान है, रोबोट थोड़ी नहीं है। तो हम लोग को ये बात में समझना चाहिए, हम लोग पेंडेंसी को लेके सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ पेंडेंसी का जो फैक्टर है, एक बहुत बड़े आइलैंड की तरह है जो तमाम बहुत सारे मतलब सर्कमस्टेंसेस से घिरा हुआ है। ये चीज़ है। हाँ, उन सब का स्टडी करना चाहिए और जैसे कोई कोर्ट केस कोशिश भी पूरी कर रही है कि पेंडेंसी खत्म करने के लिए नए-नए तरीके इजाद कर रही है। जजेस की संख्याएँ बढ़ाई जाएँगी। कोर्ट्स अक्सर ये क्या लॉ मिनिस्ट्री से कहती है कि ज़्यादा हमको जजेस चाहिए। तो इस पे भी विचार चल रहा है। और जैसे कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करती है या फिर नहीं, उसके नहीं, नहीं, केसेस नहीं। लेती है? ये एक्चुअली इसका तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस ज़्यादातर फ़िल्टर होकर आता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पू एक्चुअल जो ट्रायल चलता है, सारा खेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन पूरे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, उस जजमेंट को हाई कोर्ट बड़े गहराई से एग्ज़ामिन करता है। और हाई कोर्ट भी जब अपना फैसला देता है, उसके बाद वो अपील आती है, एसएलपी आती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट के दोनों जजमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग बड़े गहराई से देखते हैं। तो इसी सब चीज़ों में टाइम लग जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होके किसी भी केस को सुनता है। सेक्शन को लेके मन नहीं बनाता, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो। सुप्रीम कोर्ट कभी-कभी इतना सेंसिटिव, जैसे किसी छोटे बच्चे की कस्टडी का सवाल है। अब जैसे आजकल ये हिजाब वाला इश्यू चल रहा है, तो आपने हिजाब में देखा होगा कि 2 जजेस के अपने-अपने व्यू हैं। एक फ़ेवर में है, एक अगेंस्ट में है। तो अब ये लार्जर बेंच को मतलब रेफ़र हुआ है। फिर वही बात आ जाती है कि दूर से देखने में लगता है कि ये केस अभी पेंडिंग है, लेकिन एक्चुअल उसमें काम चल रहा है। एक्चुअल काम चल रहा है। मतलब एक बच्चे का भी जब जन्म होता है माँ की वूम से निकलता है, वो भी 9 महीने उसको लगते हैं उसके अंग बनने में। तो केस भी एक तरीके से एक बच्चे की तरह ही होता है। जब उसका फाइनल जजमेंट के रूप में वो बाहर आता है, तब तक कोर्ट हर तरीके से माइंड उसमें अप्लाई कर चुकी होती, ठोक बजा के देख चुकी होती। तो अगर जजमेंट देर से आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम सबको सब्र रखने की भी आदत रखनी चाहिए।
और तमाम इंडिया के जनता को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जैसे कोई गरीब है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्विसेज है वो कैसे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसिलिटी देती है? कभी कभी हम सुनते हैं कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट भी उनको मिलते हैं, तो उस प्रोसीजर के बारे में आप बताइए कि कैसे एक नॉर्मल इंसान सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा मंदिर है और सब डरते भी हैं कि यहाँ पे तारीख मिलेगी, पैसा पे पैसा लग जाएगा, तो इसलिए कुछ लोग केस भी नहीं करना चाहते। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताइए कि ऐसा मिथ है या ये सच बात है कहीं? नहीं, मैं आपको जो रियलिटी बता दूँ इस पॉइंट पे, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, और अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो इट इज़ जस्ट लाइक अ 5 स्टार कोर्ट। जी। जैसे एक 5 स्टार होटल होता है, इट इज़ अ 5 स्टार कोर्ट। जी। यहाँ जितने भी लॉयर्स हैं, चाहे वो यंग लॉयर्स हों, चाहे एस्टेब्लिश्ड हो, सबकी फ़ीस नॉर्मल से सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, यहाँ का लॉयर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह बहुत मेहनत करता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खुद रिकॉर्ड वो पूरा पढ़ता है, हाई कोर्ट का पढ़ता है, और अगर एक केस भी आपने ले लिया, तो इतनी मोटी फाइल आपके पास पूरी आएगी, तो आपका पूरा दिन, पूरी एनर्जी, वो आपको स्टाफ मेंटेन करना होगा, जूनियर्स मेंटेन करने होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुल मिला के इट इज़ अ कॉस्टली कोर्ट। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी हुई है, तो गवर्नमेंट जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल एडवोकेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कर पाते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी वकील कोर्ट अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। उनको कहते हैं लीगल एड लॉयर्स। वो उतने ही एनर्जेटिक होते हैं, और वो अपनी पार्टी का पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। कोर्ट उनको भी वैसे ही सुनती है जैसे किसी सीनियर काउंसिल को सुनती है। कोर्ट कभी भी भेदभाव नहीं करती है किसी के साथ। अब वो क्लाइंट का अपना लक होता है, लिटिगेंट का अपना लक होता है कि उसके केस के फैक्ट्स क्या हैं। उसको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हमें कोई नॉर्मल अच्छा एडवोकेट नहीं मिला तो मैं हार गया। ऐसा नहीं है। लीगल एड के एडवोकेट को भी जजेस उतने ही ध्यान से सुनते, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। उनको पता है कि ये जिसकी वकालत करने करें उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो कोर्ट बहुत ही काम तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से किसी भी केस को सुनती है। यहाँ के सारे जजेस बहुत ही सुलझे हुए हैं। और आई विटनेस के बारे में बताइए। ज़्यादातर देखते देखते हैं हम कि कोई गवर्नमेंट में अगर कोई करप्शन हो रहा है या फिर कोई बड़े लेवल के जो पर्सन्स और उन्होंने अगर क्राइम किया है, तो जो आई विटनेस है, जैसे कि अभी देखा होगा मनीष जी के जो हुआ है दिल्ली में हत्याकांड, उसमें आपने देखा होगा कि कोई आई विटनेस तैयार नहीं हो रहा था। तो आई विटनेस को सिक्योरिटी देने के लिए जो कोर्ट है या गवर्नमेंट है, उसमें कोई प्रोसीजर है कि आई विटनेस के लिए सिक्योरिटी दिया जाए? क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि मनीष का जो हुआ है, हत्या हुई है उनमें, तो उसमें उन्होंने जो कातिल है उन्होंने बोल के रखा था कि कोई अगर इस तरह से करता है तो हम भी उसका वही अंजाम कर देंगे जो मैंने इसका कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जिस कोर्ट में भी वो केस चल रहा है, तो उनमें सिक्योरिटी देने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये बताइए? देखिए, सिक्योरिटी के लिए भी कोर्ट बहुत एक्टिव है। पुलिस को डायरेक्शंस देती है कि ये हमारे इस केस में स्टार विटनेस हैं। तो स्टार विटनेस की जो भी, एक तो पहली बात, कोर्ट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि ऐसे सेंसिटिव केसेस में कोर्ट कैमरा प्रोसीडिंग्स चलाती है। कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है, बंद कमरे में कोई और एडवोकेट नहीं जाएगा, सिर्फ उसी केस से रिलेटेड एडवोकेट जाएगा। बाकी क्या, एक्यूज जाएगा, एक्यूज के वकील होंगे और मतलब विटनेस होंगे। कभी कभी विटनेस की पहचान भी कोर्ट जब समझती है कि सेंसिटिव है, तो उसकी पहचान को भी कोर्ट छुपा के रखती, कभी कभी उसके चेहरे को भी ढक के रखती, क्योंकि जब अगर क्रिमिनल बहुत बड़ा है और उसको लगता है कि इसको थ्रेट है। एक तो ये बात है। इसी तरीके की एक दूसरी चीज़ है कि एक नया लॉ बना है, अब तो उसको बने हुए टाइम हो गया, वो है विसिल ब्लोअर एक्ट। विसिल ब्लोअर एक्ट ये है कि अगर आप कहीं भी देख रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, तो करप्शन को रोकने के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो ये लॉ बना हुआ है कि आपकी आइडेंटिटी एक्चुअल मतलब खुलेगी नहीं। मतलब क्या नाम, प्रोसिक्यूशन उसको ओपन नहीं करेगा, क्या नाम, मतलब पब्लिक नहीं करेगा, सीक्रेट उसको रखेगा। तो आई विटनेस के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए पूरे 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 हैं, मतलब प्रावधान, और उस पर लगातार पार्लियामेंट भी काम कर रही है कि विटनेस को कैसे, अब तो ये भी तरीका रखा जा रहा है कि विटनेस को, जो सेंसिटिव विटनेस है, उनको यहाँ ना बुलाइए, जूम के थ्रू या ऑनलाइन ही उनको अपीयर करवा दीजिए। लेकिन उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी होता है। तो इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेंटी ऑफ टाइम।
और जैसे यहाँ पे डिफरेंट केसेस आते हैं, कोई केसेस ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई नॉर्मल होता है, तो कोर्ट का वो चुनने का प्रायोरिटी कि किसको पहले हियरिंग किया जाए, किसको बाद में किया जाए, इसका प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई PIL लेके आ जाता है, तो कोर्ट उसमें लग जाती है, जबकि इतने सेंसिटिव जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। तो ये PIL हमारे जो नॉर्मल जो न्याय देना है उस पर कैसे ये पॉजिटिव वे में ले सकते हैं PIL को, कि निगेटिव में? क्या जैसे ज्ञान वापी हो गया या हिजाब हो गया, ये सब तो सोशल सोशल जो इश्यूज़ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्रिमिनल इश्यूज़ पेंडिंग है, तो कोर्ट का ध्यान सारा उसमें चले जाता है। तो ये PIL जो है वो पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या निगेटिव वे में? इसके बारे में बताइए। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो नॉर्मल केसेस हैं, उनके ये थोड़ा-सा ऊपर केसेस चलते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि पब्लिक बहुत ही बड़े लेवल पे इन केसेस से कहीं न कहीं गवर्न हो रही है। अब जैसे हिजाब में जितने भी हमारी मुस्लिम सिस्टर्स हैं, जो पूरे इंडिया में हैं, अब उनका ये वो अपने राइट के लिए क्लेम कर रही हैं कि भाई मुझे हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। तो कोर्ट इन मैटर को लिंगर ऑन नहीं करेगी क्योंकि उनको न्याय तुरंत चाहिए। तो अच्छा, इन सब मैटर्स में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कोर्ट अपना फटाफट डिसाइड करती है, लेकिन इसको थोड़ा पहला प्रेफ़रेंस देती है पीआईएल को, और पीआईएल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान लीजिए अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि दिवाली के बाद धुआँ दिल्ली में कई साल तक रहा था। तो एयर पोल्यूशन के लेके तमाम पीआईएल फाइल हुई, तो कोर्ट ने बाकी पिटिशंस को साइड में करके सबसे पहले उसको सुना कि हमको तुरंत फायर क्रैकर्स में मतलब रोक लगानी है, कहीं कुछ है। तो ये सब कोर्ट खुद डिसाइड करती है अपने डिस्क्रिशन से कि कोई मैटर कितना सेंसिटिव है। अगर सेंसिटिव होता है तो कभी आपने देखा होगा कि वो टेररिस्ट के केस में रात को 3 बजे भी कोर्ट बैठी थी, याकूब के जी मैटर जी में। जी। तो कोर्ट अपनी तरीके से बेस्ट काम करती है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा मैटर प्रीमियम है, कौन सा ऐसा क्या है। जी जी जी। कोर्ट सब अपनी तरीके से देखती है, और कोर्ट को ये भी मैं बता दूं आपको, जजेस को जो मैटर उनके आफ्टर नोटिस मैटर्स होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनके फैक्ट्स भी उनको ज़्यादातर दिमाग में रहते हैं। वो माइंड मेकअप करके कोर्ट में बैठते हैं कि उनको कैसे क्या करना है। जजमेंट्स रोज आते रहते हैं, एसएलपीज रोज भी फाइल होती रहती है, रोज डिसमिस होती है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये एकमात्र इकलौती कोर्ट है, और यहाँ बड़े ही लिमिटेड जजेस हैं। तो उन जजेस पे कितना ज़्यादा बर्डन है, हम लोग को तो उनको शुक्रिया अदा अदा करना चाहिए कि आप कितना सब कुछ संभाल रहे हैं। उसके बाद भी दिन रात मेहनत करते हैं, जजेस बहुत मेहनत करते हैं। 11-11 बजे तक सोते हैं, उसके बाद सुबह 10 बजे फिर कोर्ट में आके बैठ जाते हैं। अभी हमने देखा था कभी-कभी किसी किसी मामले में रात में भी कोर्ट चालू हो जाता था। रात में हियरिंग हो रही है 9, 10, 11 बजे तक। तो कोर्ट की कोई कुछ टाइमिंग है या फिर वो जजेस पे डिपेंड करता है कि वो अपने मन से या फिर जिस नीड के अकॉर्डिंग कभी भी लगा सकते हैं? और फिर बाकी एडवोकेट इन सबको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये आप बताइए कि टाइमिंग इनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइमिंग? इसमें इन्फॉर्मेशन की कोई बात नहीं है, ये जजेस का अंदर का पैशन है। जी, जैसे आपने पेंडेंसी वाली बात कही, वो पेंडेंसी वाला फैक्टर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, जजेस को अगर ये लग रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट नंबर 2 है, जी, कोर्ट नंबर 2 में अगर उस दिन पता चला रजिस्ट्री ने अगर मान लीजिए 70 केसेज़ लगाए, और शुरू के 2-3 केसेस में इतने लंबे आर्गुमेंट चल रहे हैं कि जजेस को ये लग रहा है कि फिर अगर आज इतने, क्योंकि फिर मैटर तो मतलब सब बराबर है कोर्ट की नज़रों में। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि 2-3 मैटर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कभी-कभी कोर्ट, वैसे जनरली ऐसा नहीं होता, कभी-कभी कोर्ट क्या करती है, कहती है कि भाई सभी केसेस इंपॉर्टेंट है, फिर ये पेंडिंग हो जाएंगे, फिर ये फाइलें दब जाएंगी। तो हम रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक हम यहाँ बैठ जाते हैं, और सारे केसेस में इक्वल ट्रीटमेंट सभी एडवोकेट्स को देते हुए कोर्ट पूरी तरीके से डिसाइड करती है केस। लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। खासतौर से उस दिन होता है जैसे अगले दिन छुट्टी होती है, फ्राइडे के दिन अगले दिन छुट्टी होती है, सैटरडे को, इस तरीके से ज़्यादातर होता है। और एक क्वेश्चन जो है इंडिया के जो जनता है उनके मन में ज़रूर आता है कि जैसे जो क्राइम करके रखा है किसी ने, तो उसको चेहरा छुपा दिया जाता है, जबकि उसने क्राइम किया है तो उससे क्या होता है कि उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं छुप जाती है क्रिमिनल की। तो ये प्रश्न जनता पूछना चाहती है कि क्रिमिनल को ऐसा क्यों पावर दिया जाता है, जबकि उसने तो किया है, हो सकता है वो फ्यूचर में बिगड़ दे, बट वो क्राइम करने के बाद उसका जो चेहरा छुप जाता है, हिडन हो जाता है। तो ये राइट्स कहीं न कहीं जनता के मन में ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि उसका एक आइडेंटिटी दिखना चाहिए ताकि वो दोबारा कर ना सके। बट जैसे ही होता है तो उनके फेसेस में कपड़े वगैरह डाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए कोई रूल है उनके फ़ेवर में, या फिर ये गलत है या चेंज है या फिर ये प्लस है, माइनस है? इसके बारे में बताइए।
देखिए, इसका आंसर सीधा-सीधा ये है कि कोई भी क्रिमिनल अगर होता है, ख़ासतौर से ऐसा बड़ा क्रिमिनल होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सारे क्रिमिनल को नहीं होता है। वो बड़े ही प्रीमियम टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। जब वो जेल से कोर्ट में लाए जाते हैं, उनकी पेशी होती है, तो अक्सर वो हथकड़ियों से भी बंधे रहते हैं और 3-4 कमांडोज़ पुलिस वाले साथ में रहते हैं और एक कैमरा लेके साथ-साथ चलता है ताकि उस पे कोई अटैक ना हो जाए। अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है। उसका आंसर ये है कि इस टाइप के क्रिमिनल्स पे सिर्फ़ एक ही केस नहीं होता है, इनके सैकड़ों दुश्मन होते हैं, जो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगे लंबे समय तक, तो पुलिस इनसे तमाम और क्रिमिनल और तमाम और केसेस में इनसे लीड ले सकेगी और तुमने क्राइम कहाँ-कहाँ तक किया है। अगर इसका चेहरा खोल देंगे, पब्लिकली दिखेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि इसके जो अपने विरोधी हैं, जो इसको मारना चाहते हैं, वो इसको ईज़ी टारगेट बना देंगे। अच्छा, ये क्या मतलब पुलिस की इस समय कैद में है, इसको कोर्ट में आके मार दो। अक्सर फायरिंग भी हो जाती है। जेलों में भी ज़हर दे दिया जाता है, कहीं कुछ है। तो कोर्ट क्रिमिनल्स को ज़बरदस्ती बचा के रखती है, उसको हम लोग उसको वो भी एक उनका तरीका होता है कि इसका चेहरा छुपा के रखो, ताकि कोई भी मुखबिर इसकी ऑपोजिट पार्टी का ये ना जान पाए कि अच्छा आज ये कोर्ट में आया है, इसकी पेशी है, तो अपने बॉस को बता दे कि ज़रा राइफ़ल लेके आओ, आज ये कोर्ट में आया है। काला कपड़ा रहेगा तो आप जान ही नहीं पाएँगे। ये चीज़ है भाई, उसके चेहरा तो केवल आँखें ही दिखती हैं। तो इस तरीके से ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि अभी वो अंडर ट्रायल है, क्या पता वो बाइज्जत बरी हो जाए। क्रिमिनल तो ऑन रिकॉर्ड है, बाइज्जत बरी हो जाए, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको बचा के रखे। ये इसका सीधा-सीधा इसका आंसर है। और जैसे ये बोला जाता है कि जजेस तो एडवोकेट्स के फेवर में ही एडवोकेट जैसा उसको केस को बनाना चाहे वैसा बन सकता है। तो आप ये बताइए कि एडवोकेट कहाँ तक फेयर जज कर सकते हैं अगर कोई क्राइम हुआ है और किसी अपोजिशन वाले पार्टी ने बड़ा अगर एडवोकेट ले लेता है, तो क्या वो नेचर ऑफ क्राइम को चेंज करके उसको बरी करवा सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल छोटा सा एडवोकेट या फिर बड़ा एडवोकेट? क्यों इसमें जैसे कि जो कोई बड़ा एडवोकेट है और छोटा एडवोकेट है, तो क्या एडवोकेट नेचर ऑफ जो केस है उसको चेंज कर सकते हैं, क्या वो एबल हैं? तो इसमें बताइए, क्योंकि हम ज़्यादातर ये जानते हैं कि जो गरीब परिवार है वो तो बड़े बड़े हायर नहीं कर सकती, जैसे कि बड़े बड़े एडवोकेट का नाम चलता है। तो बड़े एडवोकेट लेने का जो हमारा मकसद होता है, क्या केस वो चेंज करवाने के लिए लेते हैं, या फिर एक छोटे एडवोकेट भी केस को सही अंजाम दे सकता है, ये बताइए। देखिए, इसका आंसर ये है और इसका आंसर आपको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। एक्चुअल बड़ा वकील, छोटा वकील, टॉप वकील, बेस्ट वकील, इस टाइप का कोई भी क्राइटेरिया कोर्ट में नहीं होता है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? कोई एडवोकेट अगर 6 महीने या 1 डेढ़ साल पहले वकील बना है और कोई यहाँ पर 40 साल से वकालत कर रहा है, तो उसकी सीनियॉरिटी और उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके पास हर तरीके के केस करने का एक्सपीरियंस है। तो कोर्ट में उसने सैकड़ों, हज़ारों जजेस अपनी आँखों के सामने देखे हैं और उन जजेस ने भी उन एडवोकेट्स को बड़े गहराई से सुना है, क्योंकि उन जजेस ने अपने लाइफ टाइम में उन एडवोकेट्स ने अपने लाइफ टाइम में तमाम केसेस में बड़ी मेहनत किया है। तो उनकी जो एक कोर्ट के सामने फ़िज़ा बन जाती है, कोर्ट ऐसे एडवोकेट्स को, चाहे आप बेस्ट एडवोकेट समझ लीजिए, टॉप एडवोकेट समझ टॉप लॉयर समझ लीजिए, कोर्ट इसलिए फिर मैं बता दूँ, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये एक कस्टम है कि भाई ये सबसे सीनियर है या सीनियर के लेवल पे है, तो ये जो बोलेगा हम इसकी बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसकी जो नॉलेज का लेवल है, उसका जो केस को इंटरप्रेट करने का लेवल है, एनालाइज़ करने का लेवल है, वो कभी-कभी जज के भी ऊपर होता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं फालियस नारिमन, ही इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ इंडिया। उनके बेटे भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज होकर रिटायर हो गए हैं, आरएफ नारिमन, जस्टिस आरएफ नारिमन। तो ऐसे एडवोकेट्स को सारे जजेस बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनको आंख बंद करके जजमेंट मिल जाते हैं उनके मन माफिक, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जजेस उनको ज़्यादा गहराई से सुनते हैं, क्योंकि जजेस को भी ये लगता है कि मुझसे न्याय करने में कोई गलती ना हो जाए। तो अगर कोई टॉप का एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है, तो जो ये बताएगा हम उसको बेहद गंभीरता से सुनेंगे। कोई यंग एडवोकेट होगा तो जजेस उस पर थोड़ा हावी हो जाते हैं कि हाँ तुम हमसे जूनियर हो, हम तुमसे सीनियर हैं। लेकिन जब कभी कभी जजेस के लेवल का कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा होता है, तो वहाँ कांटे की लड़ाई होती है। क्यों? जितनी नॉलेज उस जज को है, उतनी ही नॉलेज उसको भी है।
कभी कभी आगे पीछे भी होता है, लेकिन फाइनली जज मतलब जजेस का अपना डिस्क्रिशन भी होता है। लेकिन जजेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मैंने यहाँ टॉप के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स को भी देखा है कि उनके केसेस डिसमिस हुए और यंग एडवोकेट्स बढ़िया सा ऑर्डर ले गया। ये इसीलिए संभव है क्योंकि जजेस कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत फेस वैल्यू का फर्क पड़ता है डिस्क्रिशन में, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं। और आपने दूसरा प्रश्न किया था कि गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए, गरीब मेरी नज़रों में तो आज की तारीख में कोई नहीं होता है। मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूँ, ऑल्दो इट मे बी अ बिट फनी फॉर यू, बट आई एम टेलिंग यू द रियल ट्रुथ। इसका रीज़न ये है कि जब बर्गर पिज़्ज़ा आदमी अपने घर में डोमिनोज और बड़ी बड़ी कंपनी से मंगा के खा लेगा, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट उसको करना होगा, अगर एडवोकेट ने मान लीजिए 50,000 फीस मांग लिया, तो वो लोग कहेंगे अरे नहीं सर, क्योंकि उनको ये पता है कि न्याय तो देर से होगा। अब ये 50,000 अगर मेरे अभी लग जाएंगे वकील के ऊपर तो मुझे तुरंत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा एडवोकेट जनरली क्लाइंट्स नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं जो बेहद लापरवाही के साथ काम करते हैं, जो बहुत ही सस्ते लॉयर्स होते हैं या जिनका काम में मन नहीं लगता है या जिनके पास कोई केस नहीं होता है, तो वो तमाम गलत सलत मैटर उठा के उसका नीचे से केस पूरा खराब कर देते हैं। तो जो बचा कुचा पैसा उसके पास होता है वो नीचे ही लग गया, थोड़ा बहुत हाई कोर्ट में लगा लिया, अब सुप्रीम कोर्ट आते आते वो बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। तो उसको अंदर से फीलिंग होती है कि उसकी ऑपोजिट पार्टी कहीं बड़ा वकील ना कर ले। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता दूं, केस के जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं पूरा, और जो लॉ उसमें एप्लीकेबल होता है, सब कुछ उसी से गवर्न होता है, अलग से कहीं कुछ नहीं होता है। चाहे आप, मैंने तो लॉ इंटर्न्स को भी देखा है पीआईएल में इतने अच्छे आर्गू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक उनको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर काउंसिल, आई थिंक ही और शी नीड सम कंसेशन, कि कोर्ट उनको ऑर्डर भी करती है, बेचारे इन पर्सन खड़े होते हैं तमाम। तो लॉ की नज़रों में सब बराबर है, खेल है खाली रिप्रेजेंटेशन का, कि अपने केस को आप कितना बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारा खेल उसी का है। थैंक यू। और केस जैसे हैं उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कोई बच्चा क्लास 1 में एडमिशन होता है तो उसका सारा कुछ शेड्यूल फिक्स होता है कि इस समय इनका पेपर होंगे, इस समय रिजल्ट आएगा, एक एक टाइम लिमिट होता है। बाकी केसेस का कोई ऐसा टाइम लिमिट कुछ जिक्र है आईपीसी, सीआरपीसी या कहीं कि कुछ टाइम लिमिट हो कि इसको मैक्सिमम 5 साल 10 साल में करना है, या फिर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, नेचर ऑफ केस के हाँ, अकॉर्डिंग वो टाइम मैं टू टाइम एक बढ़ता छोटा जाता सा है? एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सीधा एग्जाम्पल। पार्लियामेंट ने अब ये काम भी करना शुरू किया है न्याय के हित में, पब्लिक के लिए। जैसे एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशंस फाइल होती हैं, पिटिशंस फाइल होती हैं, उसका डिस्पोजल का टाइम लिमिट रखी हुई है। वो रखी हुई है 60 डेज, कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो उसको न्याय 60 डेज के अंदर ही मिलना चाहिए। तो जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो इसी से गवर्न हो रहा है। और धीरे धीरे करके और भी नए नए, अब जो नए नए बेयर एक्ट्स आएंगे उसमें अक्सर टाइम लिमिट होती है, और टाइम लिमिट भी गवर्न होती है लिमिटेशन एक्ट से। ये चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर राहुल त्रिवेदी जी का कि बहुत ही अच्छा हमें टाइम निकाल के दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इन्होंने बताया कि जो हमको बाहर से दिखता है वो वैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस नहीं होते, क्योंकि अगर ये केसेस में टाइम लग रहा है तो उसमें प्रोसीजर है और एक जज को दोनों पक्ष को हियरिंग करना पड़ता है। हम तो केवल एक ही साइड का देख के केस को फैसला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो काम जज पर आता है तो उसमें बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और बहुत सारे एंगल्स को देखना होता है और इसके कारण ही लेट हो जाता है। फिर भी गवर्नमेंट और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोशिश कर रही है कि जो लेट हो रहा है प्रोसीजर उसमें जल्दी, कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी किया जाए, और इसके लिए कोशिश कर रही। तो त्रिवेदी सर ने हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं। और बाकी न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखिए लैन भारत। थैंक यू।